बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी, उसकी टाइप्स और ऐसे कौन से एजेंट्स होते हैं जो कि एलर्जी कॉज करते हैं। सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है। हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शन ही होते हैं। ये रेफ़र करता है अनडिज़ायरेबल, damaging, discomfort producing and sometimes fetal reaction produced by the normal immune system। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि अगर किसी भी आपको चीज़ से एलर्जी है, जैसे कोई अगर ऑब्जेक्ट है या कोई ऐसी जो है ना एनिमल है या कोई इंसेक्ट है या कोई ऐसी फूड ईटिंग सब्सटेंस है जिससे अगर एलर्जी हो जाती है और उसकी वजह से आपकी बॉडी में डैमेजिंग, उससे आपकी बॉडी में, ऑर्गन में, आपके सिस्टम में कोई डैमेज होता है या कोई अनडिज़ायरेबल रिएक्शन देखा जाता है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइपर सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करता है। हाइपर जो एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी, और फिर हम एलर्जी की बात करते हैं तो एलर्जी जो है उसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं। और इस आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे इसकी 4 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी जो कि किसकी वजह से होती है? एलर्जेंस की वजह से होती है। और एलर्जी के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूँ कि किस तरह से एलर्जी की टर्म जो है वो दरियाफ्त हुई। एलर्जी जो है सबसे पहले डिफ़ाइन की गई थी वॉन पिरक्विट इन 1906 और उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि चेंज और ऑल्टर रिएक्शन इन द बॉडी इज़ कॉल्ड एज द एलर्जी। मतलब आप नॉर्मल अभी अगर आप नॉर्मल स्टेट में हैं तो वो आपकी नॉर्मल कंडीशन कहलाती है, लेकिन अगर कोई इंसेक्ट है या किसी आप इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से कोई डस्ट एलर्जी है और उसकी वो आप इनहेल कर लेते हैं और उसके बाद जो है आपको उसके बाद सब्सीक्वेंट जो रिएक्शन सामने आते हैं वो क्या कहलाते हैं? एलर्जी कहलाते हैं। और फिर उसी से आपको अंदाज़ा होता है कि हम इस चीज़ से जो है ना एलर्जिक हैं या ये चीज़ जो है हमारे लिए नुकसानदेह है, और अगर हम इससे कॉन्टेक्ट में आते हैं तो हमें प्रिकॉशनरी मेजर लेनी चाहिए। एलर्जी जो है ब्रिटिश जो इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी है उन्होंने एलर्जी को किस तरह डिफ़ाइन किया है कि एलर्जी इज़ अ स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी। एलर्जी जो है वो स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी होती है ऑफ एन इंडिविजुअल टू फॉरेन पार्टिकल्स यूजुअली आ प्रोटीन टू विच आ स्पेसिफिक इंडिविजुअल इज़ एक्सपोज्ड। उन्होंने जो ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी है उन्होंने भी एलर्जी को डिफ़ाइन किया था कि एलर्जी जो है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होती है। किससे? फॉरेन पार्टिकल से, जो कि जिससे आप एक्सपोज होते हैं या उससे कॉन्टेक्ट में आते हैं, और उस फॉरेन पार्टिकल में यूजुअली जो है ना कोई ऐसी प्रोटीन पाई जाती है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल से जब वो एक्सपोज होती है तो वो क्या करती है? प्रोड्यूस करती है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। या हम कह सकते हैं कि एलर्जी स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर होता है इम्यून सिस्टम का, और एलर्जिक रिएक्शन जो है ना वो अक्कर जब होते हैं तो अक्कर टू नॉर्मली हार्मलेस एनवायरनमेंट नोन एज द एलर्जेंस। ठीक है, जब एलर्जिक जो रिएक्शंस हो जाते हैं वो बाज़ एक दूसरे इंडिविजुअल के लिए हो सकता है वो हार्मलेस ना हो, लेकिन एक के लिए वो क्या होते हैं? हार्मफुल साबित होते हैं ड्यू टू द चेंजेस इन ड्यू टू द अटैक ऑन द इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम। जैसे आप अगर 2 इंडिविजुअल्स हैं, हो सकता है वो एक्सपोज हों कोल्ड से या एक्सपोज हों बाहर पोल्यूशन से, उनको पोल्यूशन जो है डायरेक्ट अफेक्ट कर दे, तो वो एलर्जी जो है वो क्या करती है? बेसिकली अटैक के बाद जो है ना वो आपके इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स में ऑल्ट्रेशन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से एलर्जी या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। जब हम एलर्जी की बात करते हैं तो उसमें हम 2 मेन चीज़ों का ज़रूर जिक्र करते हैं। एक एलर्जेंस होता है और एक होता है एंटीबॉडी। राइट, जो एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है? इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन द इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज व्हेन इट डिटेक्ट द हार्मफुल सब्सटेंस कॉल्ड द एंटीजन। जब कोई भी एंटीजन फॉरेन पार्टिकल जो भी होगा जिससे एक्सपोज होते हैं, या कोई फॉरेन बॉडी है, कोई भी ऐसी प्रोटीन है या कोई सब्सटेंस है जिसकी वजह से एलर्जी हुई है या हाइपर सेंसिटिविटी हुई है, तो उसके नतीजे में आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है उस एलर्जन के अगेंस्ट या उस फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट, और इससे फिर वो रिएक्शन मतलब कि वो प्रोटेक्ट करता है आपकी बॉडी को, कोशिश करता है प्रोटेक्ट करने की ना,
कि अगर ये एलर्जेंस है वो उसे डिटेक्ट कर लेता है, आपका इम्यून सिस्टम उस एलर्जेंस को डिटेक्ट कर लेता है और फिर उससे आपको प्रिवेंट करने के लिए सब्सिक्वेंट जो है रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स कौन से होते हैं एलर्जी के। ये मैंने एक जो है ना चार्ट बनाया था, इसमें सब अब एलर्जीज़ जो है ना वो आपकी हो सकता है स्किन की एलर्जी हो सकता है आई की एलर्जी हो सकता है ईयर एलर्जी हो, या फिर आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक एलर्जी हो। तो मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं जो कि आपके बॉडी के सिस्टम हैं उसकी वजह से जो एलर्जी कॉज होती है और उनके क्या सिम्टम्स होते हैं ये वो इस चार्ट में डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहले हम नोज़ को लें कि नोज़ जो है वो स्वेलिंग ऑफ द नेज़ल म्यूकोजा कॉज करता है। अगर आप एक्सपोज होते हैं किसी ऐसे एलर्जन से जो कि कॉज करता है नोज़ एलर्जी, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, नेज़ल डिस्चार्ज होगा और इसके अलावा लैक्रिमेशन होगी, आपकी आंखों से ही पानी आना शुरू हो जाएगा और आपको जो है स्नीजिंग भी महसूस होगी। तो ये सारे सिम्टम्स जो है ना इन ऑल क्या किस बीमारी को वो करते हैं, किस बीमारी को वो पैदा करते हैं, एलर्जिक रिनाइटिस। यू मस्ट बी रिमेंबर ऑफ द टर्म्स के अगर एलर्जी हो जाती है तो कौन से जिस सिस्टम को वो अफेक्ट करती है तो वो किस टाइप की एलर्जी कहलाती है। जैसे अगर स्किन की एलर्जी होगी तो उसका एक पर्टिकुलर नाम होगा, हे फीवर या फिर अर्टिकेरिया कहलाता है स्किन एलर्जी ना। तो साइनसिस अगर साइनसिस की एलर्जी होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, एलर्जिक साइनोसाइटिस। अगर हम आई की बात करते हैं कि आप धूल भाज का जो है ना जो पोल्यूशन होती है, डस्ट होती है, उससे या स्मोक से जो है ना कुछ लोग एलर्जिक होते हैं और वो आइस उससे जो है ना बहुत जल्दी सेंसिटिव होती हैं, उसकी वजह से रेडनेस एंड इचिंग ऑफ द कंजक्टिवा एंड इसको हम कहते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। रेडनेस फील होती है, पानी आ रहा होता है आंखों से और आपको जो है ना सीवियर इरिटेशन कॉज करती है आंखों में, तो उसे हम कहते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एयरवे की बात करें, एयरवे जो है आपका निज़ाम तनफ़ुस से रिलेटेड है। अगर किसी को जो है ना वो स्मोक से एलर्जी है या फिर जो है कोई मतलब कि इन्फेक्शन अगर की सूरत में भी जो है ना आपका जो है ये मतलब एस्थमा और ये एग्रेवेट हो जाता है। बेसिकली तो एलर्जी की बात हो रही है, तो अगर एयरवेज की एलर्जी होती है तो उसमें सिम्टम्स होते हैं स्नीजिंग, कफिंग। जैसे आपको अगर जो है ना वो डस्ट से एलर्जी हो सकती है या उसमें भी स्मोक भी इन्वॉल्व हो सकता है कि वो थोड़ा सा भी स्मोक के करीब गए हैं तो क्या होना शुरू हो गया, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गई है। आप यूजुअली भी अगर ऑब्जर्व करें कि अगर आप बहुत ज़्यादा धुआं होता है तो आपको सांस लेने में क्या फील होती है, दिक्कत फील हो रही होती है, तो वो क्या कहलाता है, सांस लेने में डिफिकल्ट, डिस्पनिया एंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। डिस्पनिया का मतलब है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस वक़्त भी आपकी जो प्रॉपर जो वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाता, तो वो भी स्नीजिंग, कफिंग। इसके साथ जो है ना कफिंग जो है आपका प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। कफ आउट आप कर रहे होते हैं तो वो ऐसी अनडिज़ायरेबल कोई थिंग होती है जो कि वो बॉडी चाह रही होती है कि उसे ये एक्सपेल आउट करे, तो वो आपका प्रोटेक्टिव कफ जो है, खांसी जो है आपकी प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स भी होता है। वीजिंग एंड डिस्पनिया, अटैक ऑफ एस्थमा। अच्छा, ईयर्स की बात करते हैं, अगर एलर्जी हो तो उसमें फीलिंग ऑफ फुलनेस, पॉसिबली पेन एंड इम्पेयर्ड हेयरिंग, तो फिर उसमें आपको इम्पेयर्ड हेयरिंग भी महसूस होगी कि आपको सुनाई नहीं देगा प्रॉपर, और आपको ये महसूस होगा कि क्योंकि एलर्जी होगी, अगर एलर्जी है या कोई इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, फुलनेस ऑफ मतलब कि फीलिंग आएगी ना, फीलिंग ऑफ फुलनेस की, जैसे आपको जो है ना कोई दबाव है, कोई प्रेशर है आपके ईयर ड्रम पर और आप जो है ना सही से सुन नहीं सकते, इम्पेयर्ड हेयरिंग होगी। स्किन अगर बात करते हैं, बाज़ का जो है आप सनलाइट में जाते हैं तो आप फ़ौरन से जो है ना वो रेडनेस होना शुरू हो जाती है स्किन की ना, या फिर आप किसी कोई इंसेक्ट है उसने बाइट कर लिया है तो उसकी वजह से फौरी तौर पे आपकी स्किन में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी और वो एलर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से होती है। उस सूरत में जो वो होगी वो क्या कहलाएगी, रैश होंगे, सच एज एक्जिमा खारिश है, और हाइव्स या अर्टिकेरिया। हाइव्स, अर्टिकेरिया ये सेम टर्म है जो कि यूज़ होती है किसके लिए, इंटरचेंजेबल फॉर द स्किन एलर्जी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग, वॉमिटिंग एंड द डायरिया। अगर किसी चीज़ को आपने खा लिया है और उस खाने के नतीजे में कोई आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एलर्जी हो गई, जैसे कोई फूड है
उससे आप एलर्जिक थे, या कोई जो है आपने खाने में ऐसी चीज़ ले ली है तो उसकी वजह से क्या फील होगा, एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग, वॉमिटिंग एंड द डायरिया। नेक्स्ट है एलर्जेंस। अब हम बात करते हैं, जब हम हाइपर सेंसिटिविटी की बात करते हैं, एलर्जेंस के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से एलर्जेंस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द एलर्जीज। तो एलर्जेंस जो हैं वो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोवोक करते हैं केमिकल रिएक्शन। बेसिकली एलर्जन ही क्या है, स्टार्टर है, इनिशिएटर है किसी भी एलर्जी के लिए। इट इज़ अ सब्सटेंसेस दैट कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जेंस जो हैं वो पार्टिकल होते हैं। इन सम पीपल इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज द फॉरेन और डेंजरस बट कॉज नो रिस्पॉन्स फॉर मोस्ट पीपल। अच्छा, जब हम एलर्जन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, इनिशिएटर होता है, ठीक है, जिसे हमारी बॉडी जो है ना वो क्या करती है, डिटेक्ट करती है एज अ फॉरेन पार्टिकल। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर इंसान के अंदर, हर इंडिविजुअल के अंदर जो है ना वो उसको क्या प्रोड्यूस करेगा, एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। हो सकता है उस अटैक के बावजूद भी जो है कुछ पीपल जो है ना वो नॉर्मल स्टेट में मौजूद हों, लेकिन कुछ को जो है ना वो असरात पैदा कर दे, कुछ को जो है ना वो अफेक्ट कर दे। तो इसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है उसका बड़ा अहम रोल होता है। अच्छा, कॉमन जो एलर्जेंस हैं वो कौन से हैं, पॉलन्स, डस्ट, केमिकल, ड्रग हो सकती हैं, एंटीबायोटिक और द मेडिकेशन यू पुट ऑन योर स्किन, फूड्स हो सकते, फूड आइटम्स होते हैं, परफ्यूम से एलर्जी होती है, प्लांट्स होते हैं, अंदर स्मोक होते हैं। ये कॉमन टाइप ऑफ एलर्जेंस हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलर्जेंस। सबसे पहले इनहेलेंट एलर्जेंस। इनहेलेंट का मतलब ये है कि वो एलर्जेंस जो कि आप सांस के ज़रिए अपने सांस के ज़रिए फेफड़े तक वो पहुंच जाते हैं या आपके बॉडी में दाखिल हो जाते हैं। वो कौन से हैं, पॉलन्स हो गए, डस्ट हो गए, स्मोक हो गए और परफ्यूम्स हो गए। क्योंकि इसमें गैसेस इन्वॉल्व होती हैं और ये गैस के ज़रिए या हवा के ज़रिए जो है ना विद द एयर जो है ना वो आपकी बॉडी में दाखिल बआसानी हो सकते हैं। अच्छा, एलर्जेंस जो है ये डिस्पर्स होते हैं हवा में, और जब हम इनहेल करते हैं एयर को, एलर्जेंस जो है ना आल्सो इंटर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कैन कॉज द एलर्जी। पोलेंस की एग्जांपल है, पोलेंस जो है इज द सेल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इंक्लूडिंग ट्री, ग्रासेस एंड द वीड्स। पोलन माइक्रोस्कोपिक इन साइज होते हैं और ये भी आपकी ईयर के ज़रिए बॉडी में दाखिल हो जाते हैं। तो पोलन इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द सीजनल एलर्जिक रिनाइटिस, समटाइम नोन एज द हे फीवर। डस्ट माइट्स भी, माइक्रोस्कोपिक डस्ट माइट्स जो अक्सर बेडिंग वगैरह में पाए जाते हैं, तो डस्ट माइट्स भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये लिव होते हैं। और ये जो है ना कहाँ से आते हैं, बाज़ ये पाए जाते हैं स्कूल्स में या फिर घरों में भी पाए जाते हैं, और उससे ये आपके जो है इनहेलेंट के दौर वो आपको मतलब अफेक्ट एलर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। माइट्स एंड देयर वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट द फॉलोइंग बेडिंग एंड पिलो एंड द अप होल्स्टर्ड फर्नीचर। कारपेट्स में भी पाए जाते हैं और क्लॉथ्स में भी पाए जाते हैं। तो ये भी इनहेलेंट्स के एज ए मतलब उसके ज़रिए आपकी बॉडी में दाखिल हो सकते हैं और इसकी वजह से जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, स्नीजिंग, swelling of the nasal cavities and the eyes lacrimation। अब इनहेलेंट एलर्जी में हम नंबर 3 जो है वो स्मोक की बात करते हैं कि स्मोक भी इज़ अ टाइप ऑफ द इनहेलेंट कॉजिंग द इनहेलेंट एलर्जी। it is present in us if a person live in the smoky or in an industrial area। तो हम easily examine कर सकते हैं he is allergic from the smoke। अगर कोई स्मोकी एरिया में रह रहा होता है तो वहाँ पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे आसानी जो है ना इनहेलेंट एलर्जी मतलब इनहेलेंट्स एलर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। सेकेंड टाइप है इंजेस्टेंट एलर्जेंस। इंजेस्टेंट का मतलब क्या है कि वो खाने के ज़रिए जो है ना आपकी बॉडी में दाखिल हो, खाने के ज़रिए, वो हवा के ज़रिए दाखिल हो रहा था इनहेलेंट एलर्जेंस, लेकिन ये खाने के ज़रिए दाखिल हो जाता है। तो दीज एलर्जेंस आर प्रेजेंट इन द फूड स्टफ़, और जब हम उन्हें खाते हैं कंटामिनेटेड फूड को दीज एलर्जेंस जो हैं वो भी इंजेस्ट हो जाते हैं विद द फूड पार्टिकल। सपोज करें कि फूड एलर्जी जो है इज़ एन एब्नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू सर्टेन फूड। फूड एलर्जी क्या होती है, एबनॉर्मल रिस्पॉन्स होता है टू द सर्टेन फूड। और इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो दैट दिस इज़ डिफरेंट दैन आ फूड इंटॉलरेंस विच डज नॉट अफेक्ट द इम्यून सिस्टम। फूड इंटॉलरेंस जो है ना वो आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट नहीं करती है, लेकिन जो इंजेस्टेंट वो एलर्जी है वो आपको इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकती है।
क्योंकि देखें, अगर आप कहते हैं बात करें फूड इंटॉलरेंस की, तो उसमें क्या होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा या डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, ये दो सिम्टम्स नज़र आते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि फूड एलर्जी है या कोई ऐसा केमिकल था, ऐसा जहरीला मादा था जो कि खाने के साथ आपने वो खा लिया है, तो उसमें हमें मुख्तलिफ सिम्टम्स नज़र आएंगे। तो सिम्टम्स की बेस पे आप फूड इंटॉलरेंस एंड फूड एलर्जी दोनों को डायग्नोज कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो कि एलर्जी कॉज कर सकते हैं? मिल्क, एग्स, व्हीट, सोयाबीन्स, ट्री नट्स, पीनट्स, फिश एंड द शेल फिश। अब सिम्टम्स की अगर बात करते हैं कि कौन से सिम्टम्स हैं, एलर्जिक सिम्टम्स मे बिगन विद इन मिनट्स टू एन आवर आफ्टर द ingesting food. Following are the most common symptoms of food: vomiting, diarrhea, cramps, hives, swelling, eczema, itching or swelling of the lips, tongue or the mouth, itching or the tightness in the throat, difficulty breathing, wheezing and the lowered blood pressure. अब आप देख रहे हैं कि डायरिया अगर हो जाता है, फूड इंटॉलरेंस होता है, उसमें तो ये सिम्टम नज़र नहीं आते। लेकिन अगर फूड एलर्जी की बात करते हैं कि वो पार्टिकल्स जो हैं वो कितना ज़्यादा मतलब डेंजरस थे या कितना जो है ना उसने बॉडी को अफेक्ट किया आपकी बॉडी को, कि उसने आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी अटैक करेगा, वो आपका ब्लड प्रेशर में भी अटैक करेगा, और इसके अलावा आपकी बॉडी में इचिंग भी प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा आपने, क्योंकि इंजेस्टेंट है, आपने उसको खाया है, तो उसकी वजह से वो स्वेलिंग ऑफ द लिप्स, टंग और द माउथ, और उसके अलावा वो लिप्स की उसकी स्वेलिंग भी करेगा, वीजिंग भी कॉज करेगा, और एक्जिमा आपकी पूरी जो बॉडी है उस पर हो सकता है रेड स्पॉट नज़र आ जाए या फिर उससे आपको खारिज प्रोड्यूस करे। तो ये किसके सिम्टम्स हैं? फूड एलर्जी के। इंजेक्टेबल एलर्जेंस की बात करते हैं। अब इंजेक्टेबल एलर्जेंस वो नाम से जाहिर है कि ये इंजेक्शन या मेडिकेशन से एलर्जी हो सकती है, या फिर आपका जो इंसेक्ट है अगर वो बाइट करे उससे एलर्जी हो सकती है। इचिंग एंड द हाइव्स ओवर मोस्ट ऑफ द बॉडी, स्वेलिंग ऑफ द, इसके सिम्टम्स क्या हैं? इचिंग एंड हाइव्स, इचिंग होगी पूरी बॉडी पर। इसके अलावा स्वेलिंग होगी ऑफ द थ्रोट एंड द टंग, और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड टाइटनेस इन द चेस्ट, डिजीनेस, शॉक, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हॉर्स वॉइस और स्वेलिंग ऑफ द टंग, ये जो है ना इसके सिम्टम्स हैं। जब हम इंजेक्टेबल एलर्जी की बात करते हैं तो इसी वजह से कुछ जो है ना ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे पेनिसिलिन है, जब उसको दिया जाता है तो उससे पहले उसकी टेस्ट डोज लगाई जाती है कि हो सकता है एक इंडिविजुअल जो है ना उससे एलर्जिक ना हो और एक इंडिविजुअल उससे एलर्जिक हो, तो उसकी जो है टेस्ट डोज दी जाती है ताकि ये पहचाना जा सके कि ये इस इंजेक्शन से या पेनिसिलिन से एलर्जिक नहीं है। फर्दर ऑन जो है ना उसकी जो वो फॉलोइंग थेरेपी है उसके बाद कंटिन्यू की जाती है। कॉन्टैक्ट एलर्जी नेक्स्ट टाइप है। कॉन्टैक्ट नाम से जाहिर है कि जब आप किसी चीज़ से कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो एलर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे ज्वेलरी हो गई, कॉस्मेटिक हो गई एंड द पेट्स हो गई। जैसे कि आपकी जो कुछ इंडिविजुअल हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, दे कैन नॉट वेयर द ज्वेलरी एक्सेप्ट दैन द गोल्ड, वो क्योंकि उसकी वजह से वो एलर्जी कॉज करती है, उसकी स्किन सेंसिटिव होती है। कॉस्मेटिक्स ऐसे पाए जाते हैं जिससे आप नहीं यूज़ कर सकते बाहर कॉस्मेटिक्स को और उससे एलर्जिक होते हैं। या फिर पेट्स होते हैं, घर में कुछ एनिमल्स रखे जाते हैं जो पेट एनिमल्स होते हैं, उसका जो फर होता है उसमें कुछ प्रोटीन, स्पेशल टाइप की प्रोटीन पाई जाती है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एलर्जी हो जाती है। तो एनिमल एलर्जी भी वो इसी वजह से हो जाती है कि उसमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कॉज करता है एनिमल एलर्जी, और वो स्किन, डेंडर, सलाइवा और यूरिन, या फिर जो है ना एनिमल्स के स्किन से या फिर उसके डेंडर से या फिर उसके सलाइवा से और यूरिन से भी जो है ना एलर्जी हो सकती है। तो यहाँ हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है।